नमस्कार मित्रों। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के मैट्रिक और सीबीएसई एनसीईआरटी के क्लास 10th के लिए हम लोग फिजिक्स से मानव नेत्र ह्यूमन आई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मानव नेत्र यानी मानव की आँख जो होती है वह शरीर की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। मानव नेत्र या आँख एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है और यह एक चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी अधिक से अधिक प्रश्न इस चैप्टर से रहते हैं और इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग ज़्यादा बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, जो शुरू से लेकर रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक आप देखें, ये वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। मानव नेत्र का जो चित्र है उस चित्र को हम लोग गौर से देखेंगे। इसकी बनावट जो है वो देखने पर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक तरह से मतलब गोलाकार एक अंडाकार आकृति है मानव नेत्र की। बाहर से ये आँख जो है आपको उभरी हुई नज़र आती है सतह के रूप में, लेकिन पूरी आँख को अगर हम गौर से देखते हैं तो एक तरह से अंडाकार जो है आँख की जो है संरचना होती है। इसके अंग के बारे में हम लोग जान लें, आँख की जो बनावट है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक जो है वो आइरिस या परितारिका, ये जो है ये आइरिस है, ये आइरिस है, परितारिका है। तो इसको मतलब आइरिस के बगल में यहाँ दिया गया है, ये पुतली है, देख लीजिए ये पुतली है, पुतली है। फिर इसके जस्ट पुतली के जस्ट पीछे नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस है जिसको स्फटिक लेंस भी कहते हैं और इसी लेंस के सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसके बाद है कि नेत्र लेंस के आगे का जो उभरा हुआ भाग है ये कॉर्निया है। कॉर्निया जो है नेत्र लेंस के आगे का जो भाग है ये कॉर्निया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मतलब इस खाली जो भाग है, इस खाली भाग में ये लिक्विड भरा हुआ, ये जो भाग है इसमें लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसको हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। ये जलीय द्रव है या इसको नेत्रोद भी कहा जाता है। इसके बाद ये श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक, ये जो है आप देख रहे हैं इसको श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। ये कोराइड या रक्तक पटल है, कोराइड है, रक्तक पटल है। इसके बाद रेटिना, रेटिना पर ही कोई वस्तु जो है वो उसका चित्र प्रतिबिंब बनता है। अगर रेटिना खराब है तो वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाता और वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं। तो यही रेटिना है, ये जो भाग है ये रेटिना का भाग है। इसके बाद है रेटिना को ही हिंदी में दृष्टि पटल भी कहते हैं। शरीर का मतलब आँख का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो भाग है रेटिना या दृष्टि पटल। फिर ये जो खाली हिस्सा है इसमें एक लिक्विड भरा हुआ रहता है जिस लिक्विड को हम लोग काचाभ द्रव कहते हैं। यानी ये जो खाली हिस्सा है ये है लिक्विड भरा हुआ रहता है, इसको काचाभ द्रव कहते हैं। फिर है ये सिलियरी मांसपेशियां हैं, ये जो आप देख रहे हैं सिलियरी मांसपेशियां हैं जिससे मतलब नेत्र लेंस जो है लटका हुआ है, एक तरह से ये लटका हुआ है, इसको सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। फिर जो है ये नेत्र गोलक है, ये जो है आप इसके नीचे का हिस्सा जो देख रहे हैं ये नेत्र गोलक है। और फिर जो है मतलब इसको देखते हैं, फिर इसको इस तरह से जो है ये सिलियरी मांसपेशियां हैं, सिलियरी मांसपेशियां ये हो गई। फिर है कि ये जो प्रकाश मतलब प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्रिका, यानी दृक् तंत्रिका है, ये जो तंत्रिका है, ये सभी जो इकाई देख रहे हैं ये दृक् तंत्रिकाएं होती है। अर्थात देखने की संवेदना जो है ये दृक् तंत्रिका का जुड़ा मस्तिष्क तक ऊपर रहता है, मस्तिष्क तक, तो वो देखने की संवेदना जो है हमारे आँखों को प्राप्त होती है। यानी ये दृक् तंत्रिकाओं के माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। इसका जो मतलब रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है तो दृक् तंत्रिका के माध्यम से उस प्रतिबिंब की सूचना दिमाग तक पहुंचती है, मस्तिष्क तक पहुंचती है और किसी वस्तु के देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। हम लोग आप देखेंगे कि यहाँ जो भाषा के रूप में है दिया हुआ उसको भी देख लेते हैं। मानव नेत्र यह आँख लगभग गोलीय होता है। आँख के गोले जिसे नेत्र गोलक कहते हैं कि सबसे बाहरी परत सफ़ेद मोटे और पारदर्शी चमड़े की होती है। इसे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहा जाता है। यानी बाहरी जो परत होती है इसको
श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। और इसका अगला कुछ उभड़ा हुआ भाग पारदर्शी होता है जिसको कॉर्निया कहते हैं। अगला जो भाग होता है वो पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब होता है इसके आर पार किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो ये पारदर्शी होता है, इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है जिसे कोराइड या रक्तक पटल कहते हैं। इसको कोराइड कहेंगे या हिंदी में इसको रक्तक पटल भी कहेंगे। यह आगे आकर दो परतों में विभक्त हो जाती है। कोराइड या रक्तक पटल आगे आकर के दो परतों में बट जाती है। आगे वाले जो अपारदर्शी परत सिकुड़ने फैलने वाले डायफ्राम अंग के रूप में होती है। इसे आइरिस या परितारिका कहते हैं। ये हमारा आइरिस या परितारिका कहलाती है। ये जो है आइरिस या परितारिका कहते हैं। और पीछे वाला जो परत होता है, जिसको पीछे जो पक्षमाभी परत होती है, इसको सिलियरी पेशियां कहते हैं। यह पदार्थ जिलेटिन जैसे पारदर्शी मुलायम पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस, जिसे नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस भी कहा जाता है। यहाँ हम नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस जो है, ये हमारा जो है मतलब नेत्र लेंस है, ये जो है हमारा नेत्र लेंस, ये है स्फटिक नेत्र लेंस, ये हमारा ये जो है ये पार्ट है नेत्र लेंस का, तो ये है। तो इसको हम लोग नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस भी कहते हैं। इसको लटका करके रखने का काम करती है। तो मतलब है जो मुलायम पदार्थ से बने हुए, मतलब जिलेटिन से मुलायम पदार्थ से बने हुए नेत्र लेंस होते हैं, और सिलियरी पेशियां इनको लटका करके रखते हैं। ये जो सिलियरी पेशियां हैं, इसको हम ये जो है यहाँ लटका करके, ये जो है सिलियरी दोनों तरफ हम देखते हैं लटका करके रखे हुए हैं। तो आगे हम लोग बताते हैं। अब है लेंस तथा रेटिना के बीच का भाग काचाभ द्रव कहलाता है। अब आगे प्रश्न उठता है कि हम देखते कैसे हैं, अर्थात किसी वस्तु को देखने की संवेदना जो है कैसे उत्पन्न होती है, किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं। आँख वास्तव में एक फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है। आँख जो है वह एक तरह से फोटो कैमरा की तरह कार्य करता है। कैमरा में आगे लेंस और पीछे फोटो फिल्म होता है। उसी प्रकार आँखों में आगे लेंस तथा पीछे रेटिना होता है। कैमरा में आगे लेंस, तो आँख में भी आगे लेंस होता है, और कैमरा में जो है पीछे जो होता है फोटो फिल्म होती है। तो उसी फोटो फिल्म पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उग आता है, और वही काम आँख में रेटिना करता है। रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैमरा में जो काम शटर का होता है, वही काम आँख में पलक करते हैं। यानी शटर जो होता है, जब किसी वस्तु की प्रतिबिंब को खींचना होता है तो शटर को हम उठा देते हैं, और फिर प्रतिबिंब नहीं खींचना होता शटर को गिरा देते हैं। वही काम आँख में भी है। पलक जो है, जब मतलब हम मूंदते हैं तो आँख के सामने किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, पलक उठाते हैं तो किसी वस्तु को देख पाते हैं। परितारिका या आइरिस की सहायता से आँख के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश के परिमाण को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यानी कितनी मात्रा में प्रकाश आ सकती है, उसको हम घटाने बढ़ाने का काम कर सकते हैं। अंधेरे में परितारिका के बीच का छेद, जिसे पुतली कहा जाता है, परितारिका के जस्ट बीच का जो छिद्र होता है उसको पुतली कहते हैं, जो स्वतः ही फैलती और सिकुड़ जाती है। फैलती है, कम रोशनी में फैल जाती है, और अधिक रोशनी में सिकुड़ जाती है। अतः कैमरा में जो काम डायफ्राम करता है, वही काम आँख में पुतली करती है। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे समंजन क्षमता क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन भी इसको कहेंगे। तो समंजन का मतलब होता है कि आप अपने आप जो है एडजस्ट कर लेना अपने आप में, मतलब एक तरह से जिस जैसी परिस्थिति रहे उसके मुताबिक हम काम कर लेते हैं, उसको समंजन कहते हैं। आँख के पास भी मतलब जिस तरह की परिस्थिति, कम प्रकाश या अधिक प्रकाश की जो परिस्थिति होती है, तो उस स्थिति में खुद वो एडजस्ट कर लेती है। तो सिलियरी पेशियों के तनाव के घटने बढ़ने की क्रिया को समंजन क्षमता कहते हैं। यानी सिलियरी पेशियां जो होती है, उसका जो तनाव होता है वो घटता और बढ़ता है। तो अर्थात कहने का मतलब है कि खुद आँख के पास ऐसी क्षमता होती है कि सिलियरी पेशियों का तनाव कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। इसकी एक सीमा होती है। सामान्यतः आँख 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकती है। अर्थात किसी वस्तु को आँख से अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो उस वस्तु को हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यही कारण है कि किसी किताब को जब हम पढ़ते हैं तो आँख से उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर यदि कोई वस्तु है, उसको हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, इसलिए किताब का अक्षर भी
25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखे किताब के अक्षर दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। जिस न्यूनतम दूरी तक आंख वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यहाँ इससे पहले हम लोग चर्चा कर लें कि समंजन क्षमता जो होती है वो हमारी जो आँख है वो कम दूरी की या अधिक दूरी की वस्तु को देखने के लिए क्या करती है, फोकस दूरी को घटाती बढ़ाती है, या अधिक प्रकाश में कम प्रकाश में देखने से भी वो जो है सिलियरी पेशियाँ का तनाव घटता बढ़ता है, तो उसको एडजस्ट करता है। इसी को समंजन क्षमता का। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी सबसे कम से कम कितनी दूरी पर कोई वस्तु रहे ताकि हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो वही जो दूरी होती है उसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। और यह जो है 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर जो होती है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अर्थात किसी वस्तु को हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब है दृष्टि परास, यानी आँख का जो रेंज है तो वो जो है दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। दूर बिंदु का मतलब है कि अधिक से अधिक कितनी दूरी पर हम वस्तु को रखें ताकि उस वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख लें, और कम से कम कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखें तो उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लें। तो जो दूर बिंदु का मतलब हुआ कि सबसे दूरतम बिंदु, जहाँ वस्तु को रखने पर हम स्पष्ट रूप से उसको देख लें, और निकट बिंदु का मतलब निकटतम स्थिति तक किसी वस्तु को रखें तो उस वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख लें। तो दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम दृष्टि परास कहते हैं। जैसे मान लीजिए दूर बिंदु ये है और निकट बिंदु ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यही हमारा दृष्टि परास या हमारा रेंज ऑफ विजन कहते हैं। दृष्टि परास या रेंज ऑफ विजन हम लोग कहेंगे। तो रेंज ऑफ विजन का मतलब है निकट दृष्टि और निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग दृष्टि परास कहते हैं। अब है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष का मतलब है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, माने इसका शाब्दिक अर्थ हम लोग जान लें कि दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि आँख में उत्पन्न ऐसी विसंगति या ऐसा दोष, आँख में उत्पन्न ऐसी विसंगति या ऐसा दोष जिसके कारण किसी स्वस्थ व्यक्ति या किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु या निकट की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है। या तो वो दूर की वस्तु को ठीक से नहीं देख पाते हैं या निकट की वस्तु को ठीक से नहीं देख पाते हैं। तो यह जो कठिनाई है, यह जो विसंगति है, इसी को दृष्टि दोष कहते हैं। कई कारणों से नेत्र बहुत दूर या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब, यानी दूर स्थित वस्तुओं का या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। अर्थात उसके पास ऐसी क्षमता नहीं बच जाती है जिसके कारण वह निकट की वस्तु या दूर की वस्तु का प्रतिबिंब वो बनाए और वह व्यक्ति देख ले, तो यह जो क्षमता खो देता है, इसी कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं दृष्टि दोष। एक होता है निकट दृष्टि दोष जिसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। एक होता है दूर दृष्टि दोष जिसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। और एक होता है जरा दृष्टि दोष जिसको मतलब एक बुढ़ापा की स्थिति में तो प्रेस बायोपिया भी कहते हैं। तो बायोपिया और प्रेस बायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष, जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो निकट दृष्टि दोष को समझने का सबसे आसान तरीका है कि निकट लिखा हुआ है, निकट का मतलब हुआ कि व्यक्ति को निकट की ही वस्तु दिखाई पड़ती, यही उसका दोष है। यानी निकट की ही वस्तु दिखाई पड़ना और दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ना, जबकि स्वस्थ व्यक्ति को दोनों वस्तु दिखाई पड़ती है, निकट की भी और दूर की। लेकिन निकट दृष्टि दोष वाले को निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से वह देख नहीं पाता है। तो ऐसी विसंगति या ऐसे दृष्टि दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो उसके लिए दूर बिंदु अनंत न होकर नेत्र के निकट कोई बिंदु F पर होता है। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति का जो है वो दूर बिंदु एक जो है एक खास मतलब एक पॉइंट होता है, यानी उसको हम निकट कोई बिंदु होता है जो F पर होता है, यानी उसके फोकस पर।
अब दोष के कारण है, निकट दृष्टि दोष का क्या कारण हो सकता है? तो पहला कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक, अब जैसे नेत्र गोलक लंबा हो गया तो अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। अब जैसे एक उदाहरण के लिए हम देखते हैं नेत्र गोलक का लंबा, जैसे मान लीजिए कि नेत्र गोलक पहले इस तरह का था, ऐसे नेत्र गोलक था। अब जो है ये लंबा तो अगर रेटिना यहाँ पर है तो पहले इसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी। लेकिन यही नेत्र गोलक अब ये लंबा हो गया, लंबाई इसकी बढ़ गई, तो लंबाई बढ़ गई तो क्या हो गया, इसकी दूरी बढ़ जाएगी, अब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। तो नेत्र गोलक जो है लंबा हो गया तो रेटिना और लेंस के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है। तो बढ़ने से क्या हो जाएगा, पहले जो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता था, अब इसकी दूरी बढ़ गई तो इस वस्तु का प्रतिबिंब अब नहीं बन रहा है ठीक से, इस जगह इसका प्रतिबिंब अब इस जगह बन रहा है, रेटिना पर नहीं बन करके रेटिना के आगे बन रहा है। इसी के कारण उस व्यक्ति को ये वस्तु देखने में कठिनाई होती है। तो पहला कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। पहले ये जो दूरी थी यहाँ से यहाँ तक थे, अब जब ये लंबा हो गया तो इसकी दूरी अब यहाँ से यहाँ तक आ गई, ये इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बढ़ गई। तो यही है। अब दूसरा कारण नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का कम जाना। अब इसको भी हम देखते हैं कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। नेत्र लेंस का पहले नेत्र लेंस पतला था, अब वो मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी, अब जैसे उदाहरण के लिए अब जैसे ये हमारा नेत्र लेंस है, मान लीजिए ये नेत्र लेंस है और ये मतलब पहले इसकी फोकस दूरी यहाँ से यहाँ थी, मतलब पतला था, तो इसकी ये जो है वृत्त इस तरह से और इधर का वृत्त इस तरह से हो जाएगा। अब क्या है कि फोकस दूरी जो होती है वो केंद्र से, मतलब ये जो है इसको ये मान लीजिए केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है इसकी आधी जो दूरी होगी वो फोकस होगी। अब जो ही ये मोटा हो जाएगा तो इसकी ये जो है इस तरह, इसको देखिए इस तरह से इसको मोटा हो गया। अब मोटा हो गया तो ये वृत्त जो है छोटा अब हो जाएगा, इस तरह छोटा वृत्त हो गया, इधर का भी वृत्त छोटा हो गया और इधर वृत्त का छोटा हो गया तो ये वक्रता केंद्र से इसकी जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी भी छोटी हो जाएगी और फिर उसकी जो आधी दूरी होगी वो भी छोटी हो जाएगी। तो जब ये नेत्र लेंस जो है आवश्यकता से अधिक मोटा हो गया तो फोकस दूरी छोटी हो जाएगी। पहले फोकस दूरी बड़ी थी, तो बड़ी थी तो इसके मुताबिक प्रतिबिंब बन रहा था, रेटिना मान लीजिए यहाँ पर था या फोकस दूरी इस जगह था तो इस जगह हो सकता है रेटिना इस जगह पर होगा। लेकिन जब ही फोकस दूरी छोटी हो गई तो अब इसका प्रतिबिंब जो है वो सही ढंग से इस जगह नहीं बन पाएगा, जिस जगह पहले बनता था वहाँ नहीं बन के उसके आगे बनेगा। तो यही जो है कठिनाई है और इसके कारण निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। अब है कि इसके निवारण का उपाय क्या है? तो निवारण का सबसे उपाय है बड़ा कि देखिए यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया है इस चित्र को हम गौर से देखेंगे। ये जो है ये निकट दृष्टिता नेत्र गोलक इसका बड़ा हो गया। पहले क्या था, देखिए यहाँ दूर, बहुत दूर से कोई भी किरण, प्रकाश किरण इस तरह से आ रही इस तरह से किरण। अब जो है क्या है, निकट दृष्टि दोष होने के कारण जो है पहले प्रतिबिंब बनता था रेटिना पर, यहाँ ये जो प्रतिबिंब था यहाँ बनता था, अब थोड़ा आगे देखिए यहाँ आगे बन रहा है प्रतिबिंब। तो आगे बन रहा है प्रतिबिंब तो इसके वजह से क्या है कि सही ढंग से वस्तु दिखाई व्यक्ति को नहीं पड़ेगी। अब देखिए इसका जो निदान है वो निदान आँख का अपना दूरबिंदु, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से मैंने अनंत, ये माना जाता है कि कोई भी प्रकाश की किरण जो है अनंत से आती है तो समानांतर होती है। समानांतर, यहाँ पहला जो चित्र है समानांतर दिखाया, इसका मतलब अनंत से आ रही है और इसका प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा है। अब देखिए इसका क्या होता है, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसका जो है वहाँ इसका जो दूर बिंदु होता है कोई खास फिक्स हो जाता है। ये जो इसका दूर बिंदु है तो दूर बिंदु इसमें फिक्स है, देखिए यहाँ जो फिक्स है ये एफ जो है ये इसका दूर बिंदु है। अब यहाँ से प्रकाश की कोई किरण चली इस तरह से और ऐसे इस तरह से आई और ये दोनों यहाँ तक आकर के, और देखिए यहाँ आई पर आकर के मिल रही है, यानी ये इसका जो है बहुत निकट यदि वस्तु है तब ये इस वस्तु को देख पाता है। इससे ज़्यादा दूर यदि वस्तु है, बहुत दूर अगर यहाँ से वस्तु है तो इसको देख वो नहीं पाएगा। तो अब इस बीमारी को दूर करने के लिए क्या है कि यहाँ देखिए तीसरा जो चित्र है इस चित्र में बताया है
कि इसके आगे एक अवतल लेंस लगा दिया है। ये देखिए अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस। और अवतल लेंस जो है इसके आगे अवतल लेंस देखिए, ये इस अवतल लेंस को यहाँ पर लगा दिया गया है। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की कोई भी किरण, देखिए यहाँ से एफ से प्रकाश की किरण यहाँ चल रही है, और यहाँ से आते आते देखिए ये किरण जो है इस तरह से जो किरण आ रही है, अवतल लेंस क्या करता है कि इन किरणों को सबसे पहले अपसृत करता है, देखिए फैला देता है। यहाँ देखिए फैल रहा है, ये भी किरण फैल रही है, और फिर अपसृत करता है। फिर जो है इसके आगे उत्तल लेंस, देखिए ये उत्तल लेंस, उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस क्या करता है, फैले हुए प्रकाश किरण को फिर से क्या करता है, एक बिंदु पर जमा कर देता है, और यहाँ आई पर जो है कट जाती है, यानी आई पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, और इस वस्तु को आसानी से हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अपसारी लेंस या अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब याद रखने के लिए क्या करेंगे कि हम छोटा सा ट्रिक बना लेते हैं। अवतल लेंस यानी निकट दृष्टि दोष रहेगा, तो निकट जो है, निकट हम जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट हम लिखते हैं नहर्षि का निकट, निकट निकट है, और फिर लिखते हैं दूर, दूर है। तो निकट को दृष्टि दोष को, निकट में 3 अक्षर का है और दूर है 2 अक्षर का, तो हम निकट देखते हैं अवतल अधिक अक्षर से अधिक अक्षर का मिलाव कर देते हैं। अवतल भी 4 अक्षर का है और उत्तल जो है 3 अक्षर का है। तो यानी इस तरह से हम देखते हैं कि अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस यानी अधिक अक्षर वाले का अधिक अक्षर वाले के साथ मिलन कर दिए, और कम अक्षर वाले का कम अक्षर वाले से मिलन कर दिए। तो दूर 2 अक्षर है, ये कम अक्षर वाला यानी 3 अक्षर वाला, और ये 3 है इसका 4 अक्षर से, यानी अधिक। दूर और निकट में अधिक हो गया निकट, अवतल उत्तल में अधिक हो गया अवतल। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। अब है उपचार। इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का उपयोग किया जाता है उसका लेंस अपसारी या अवतल होता है, जो दूर रखी वस्तुओं से आने वाले समांतर किरणों को इतना फैला या अपसृत कर देता है कि किरणें नेत्र एफ से आती हुई प्रतीत होती हैं। अब देखिए लेंस सूत्र है हमारा 1/v - 1/u बराबर 1/f। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होती है, और इसका SI मात्रक होता है डायोप्टर। तो इस सूत्र को हम लोग याद रख लेंगे, 1/v - 1/u बराबर 1/f, यानी v का मतलब हो गया प्रतिबिंब दूरी, u का मतलब हो गया वस्तु दूरी, और f का मतलब हो गया फोकस दूरी। तो इसका इस अगर प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी ज्ञात है तो फोकस दूरी मालूम कर सकते हैं। यदि प्रतिबिंब दूरी फोकस दूरी ज्ञात है तो हम लोग वस्तु दूरी मालूम कर सकते हैं, और यदि हमको f का मान मालूम है तो लेंस की क्षमता का मान ज्ञात कर सकते हैं, वो डायोप्टर में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूरदृष्टि दोष। जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष रहता है वह निकट स्थित वस्तु का स्पष्ट जो है प्रतिबिंब रेटिना पर बना नहीं पाता है, जिसके कारण वह दूरदृष्टि दोष का मतलब हो गया कि दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। अब इसमें देखिए कारण क्या है, तो स्पष्ट है। देखिए यहाँ सामान्य एन जो है निकट बिंदु, एन का मतलब हो गया नियर पॉइंट, तो सामान्य निकट बिंदु जो है यहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे देखिए चल रही है इस तरह से, और देखिए ये जो है उत्तल लेंस क्या करता है, इन किरणों को जहाँ पर पहले कटता है, पहले देखिए आगे रेटिना है, रेटिना ये है आगे, लेकिन पहले वाले जगह पर नहीं काट करके, और ये क्या करता है कि ये यहाँ इसको काटना चाहिए था, और ये देखिए रेटिना हमारा ये है, यहाँ इस जगह पर अगर हम वस्तु का प्रतिबिंब देखिए आई पर कटना चाहिए था, लेकिन वो सामान्य नेत्र यहाँ अगर वस्तु है तब तो उसका ठीक है प्रतिबिंब बन जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा दूर है, अनंत से आ रही है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ से अगर कोई किरण आएगी उसका प्रतिबिंब यहाँ नहीं बन पाएगा। तो यही जो है इसमें दृष्टि दोष होता है। 25 सेंटीमीटर सामान्य जो निकट बिंदु है इसका 25 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा दूर स्थित वस्तु को सही ढंग से नहीं देख पाता है। अब देखिए यह है आँख का अपना निकट बिंदु, यानी ये है इसका जो अपना एन जो है, देखिए एन ये है, एन यहाँ पर है ये, और आँख का जो है दृष्टि दोष से ग्रसित होने का, चूँकि दूर दृष्टि है, दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है,
लेकिन ये इसको निकट की वस्तु दिखना चाहिए था। अभी आँख का जो है चूँकि विसंगति के कारण है, इसका निकट बिंदु ये हो गया एन, ये इस जगह पर एन आ गया इसका निकट बिंदु। अब यहाँ से कोई किरण जाएगी तो ये यहाँ आएगी और निकट ये जो लेंस है ये लेंस मुड़ेगी और यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखिए दूसरा जो चित्र है, अब देखिए इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए इस लेंस के आगे एक और उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस है, ये तो आँख का लेंस है और इस आँख के लेंस के आगे एक उत्तल लेंस हम लगाते हैं यानी चश्मे के रूप में। तब क्या करते हैं कि यहाँ से आने वाली जो किरण होती है इन किरणों को सबसे पहले ये जो लेंस है आगे वाला लेंस है, ये लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को मोड़ता है, अब यानी संसरित करता है यानी एक बिंदु पर जमा करने की कोशिश करता है। और फिर देखिए ये जो है किरण, ये किरण आ रही है इस तरह से आ रही है, ये उत्तल लेंस क्या करता है इन किरणों को ऐसे मोड़ती है, ये वैसे मोड़ती है। फिर जो है आँख वाला जो लेंस होता है फिर इन किरणों को इस तरह से मोड़ करके और यहाँ पर सटाती है, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तो दोष के कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, यानी इसमें नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का घट जाना। नेत्र गोलक जब ये छोटा हो जाएगा, ये जैसे नेत्र गोलक हमारा है इस तरह से, पहले नेत्र गोलक हमारा था इस तरह से नेत्र गोलक होगा, लेकिन जब ये नेत्र गोलक ऐसे छोटा हो जाएगा तो ये यहाँ से यहाँ तक जो, अगर मान के चलिए कि रेटिना है हमारा, रेटिना इस जगह पर है तो यहाँ से यहाँ पहले ये होगा, लेकिन जो ही छोटा होगा तो इसकी दूरी घट जाएगी। तो दूरी घट गई। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, नेत्र लेंस पहले मोटा था तो मोटा जैसे मान लीजिए कि नेत्र लेंस इस तरह से था, ऐसे नेत्र लेंस था, लेकिन पतला हो जाएगा तो नेत्र लेंस ऐसे हो जाएगा। तो अब यहाँ जैसे रेटिना है, अगर छोटा था तो यहाँ से यहाँ तक दूरी पहले थी, अब ये दूरी पतला हो जाने के कारण ये दूरी बढ़ गई। तो ये जो दूरी बढ़ गई जिसके कारण वस्तु का यहाँ प्रतिबिंब बनना चाहिए था, यहाँ पर नहीं बन करके वो उस जगह से मतलब दूर बनेगा प्रतिबिंब। उपचार, इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का उपयोग किया जाता है उसका लेंस अभिसारी या उत्तल होता है, जो सामान्यतः निकट बिंदु एन पर स्थित वस्तु को इतना अभिसरित कर देता है, अभिसरित का मतलब इतना मतलब जमा कर देता है कि किरणें नेत्र को एन डैश से आती हुई प्रतीत होती है। अब आगे है जरा दूरदर्शिता, प्रेस बायोपिया जिसको कहेंगे। उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है, यानी कहने का मतलब है ज्यों ज्यों हमारी उम्र बढ़ती है तो नेत्र लेंस का जो लचक होता है, लचक का मतलब है फैलना और सिकुड़ना, दोनों स्थिति में लचक जो होती है वो बहुत मायने रखता है, फैलने में भी और सिकुड़ने में भी। और लचक कम हो जाती है जिसके कारण फैल भी नहीं पाती है और ठीक से सिकुड़ भी नहीं पाती है। तो लचक कम होने पर सिलियरी पे मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इससे आंखें निकट बिंदु के साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है, निकट बिंदु तो प्रभावित हो ही गया, दूर बिंदु भी, और व्यक्ति निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों से ग्रसित हो जाता है, यानी उसको ना निकट की वस्तु ठीक से दिखाई पड़ती है ना दूर की वस्तु ठीक से दिखाई पड़ती है। इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस यानी ऐसे लेंस का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें दो फोकस होते हैं। द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें दो लेंस एक ही समय में ऊपर नीचे लगा दिए, अर्थात अवतल भी लगा दिए जाते हैं और उत्तल भी। अवतल जो है निकट दृष्टि दोष को दूर कर देता है और उत्तल जो है वो दूर दृष्टि दोष को दूर कर देता है। तो सिलियरी मांसपेशियों के समंजन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इससे आँख निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है और व्यक्ति निकट और दूर दोनों दृष्टि दोष से पीड़ित हो जाता है। और इसको दूर करने के लिए हम लोग फोकल लेंस यानी बायफोकल लेंस यानी जिसमें दो फोकस होते हैं तो उसका इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें दो लेंस होते हैं। अब है वायुमंडलीय अपवर्तन, रिफ्रैक्शन इन एटमॉस्फेयर। तो अपवर्तन का मतलब तो समझ रहे हैं कि प्रकाश की कोई भी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो वो अपनी दिशा को बदल लेती है और यही घटना जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय घनत्व में ऊंचाई में अंतर के कारण प्रकाश की तरंगों या किरणों के अपवर्तनांक में कम होने वाले परिवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के कारण वायु के तापमान में भी परिवर्तन होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बदलती है तो उसके तापमान में भी बदलाव आता है। यह तापमान में परिवर्तन विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है जिसमें से ऊंचाई एक प्रमुख घटक है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हवा का तापमान कम होता जाता है, ज्यों ज्यों हम ऊंचाई पर जाते हैं
त्यों त्यों जो है हम माने वायुमंडल का तापमान कम होता जाता है, और जितना हम ऊपर जाते हैं उतना तापमान कम होता है। गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में कम सघन होती है। ये हम सभी जानते हैं कि गर्म हवा जो होती है विरल होती है और ठंडी हवा सघन होती है, जिसके कारण अपवर्तक माध्यम यानी वायु की भौतिक अवस्थाएं अस्थिर होती हैं। अतः तापमान में अंतर के कारण अपवर्तक माध्यम की अस्थिरता के कारण गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है तथा वस्तु हिलती हुई प्रतीत होती है। यानी कहने का मतलब है कि आभासी स्थिति, वस्तु कभी लगेगा कि इस जगह पर है, कभी वस्तु लगेगा कि इस जगह पर है। और यही जो है झिलमिलाहट जो होती है, जैसे मान लीजिए कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायु के कई लेयर होते हैं, कई परत होते हैं, और सभी परत से प्रकाश की किरण होकर के गुजरती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से आई, अब जो है इस लेयर से इस लेयर में जो है प्रवेश करते हैं तो अपनी दिशा बदल लेती है। पूर्व की दिशा, पहले इसको इस दिशा में जाना चाहिए, ये दिशा बदल ली। अब क्या है कि फिर इस माध्यम में आई तो फिर दिशा बदल ली, फिर इस माध्यम में तो फिर दिशा, यानी हर बार ये दिशा बदलती है, जिसके कारण ये वस्तु, यहाँ जो वस्तु है कभी लगेगा इस जगह पर, कभी लगेगा इस जगह, कभी लगेगा इस जगह। इसी के कारण ऊपर की जो वस्तुएं हैं झिलमिलाती प्रतीत होती हैं, तो जैसे तारे जो है टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। अब उदाहरण है, किसी अलाव या जलती हुई आग या दूसरी तरफ रखी वस्तुओं को देखने पर वह वस्तु हिलती हुई अर्थात अस्थिर नजर आती है। जैसे आग के उस पार अगर किसी वस्तु को हम देखते हैं तो वो वस्तु लगेगा कि हिल रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलाव के ऊपर की गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठती है। यानी गर्म वायु जो है सो ऊपर उठ जाती है, ठंडी वायु नीचे रहती है, जो कि आग के ऊपर स्थित वायु को अस्थिर कर देती है। यानी उसको आग के ऊपर की जो वायु है वो अस्थिर हो जाती है तथा उस स्थान के दूसरी ओर रखी वस्तु को देखने पर वह हिलती हुई नजर आती है। जैसे तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय का मतलब है कि समय से पहले सूर्योदय। विलंबित सूर्यास्त का मतलब है कि सूर्यास्त हो गया, लगता है कि अभी भी सूर्यास्त नहीं हुआ है। रेगिस्तान में बनने वाली मृगमरीचिका आदि वायुमंडलीय अपवर्तन के परिणाम। तारों की मिथ्या या अवास्तविक स्थिति, एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। तारे जब क्षितिज पर होते हैं तो वे उनकी वास्तविक स्थिति यानी जगह से थोड़ा ऊपर अर्थात मिथ्या स्थिति यानी अवास्तविक स्थिति में दिखाई देता है। यानी तारे जिस जगह पर वास्तव में स्थित होते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण लगता है कि उस जगह पर नहीं है। कभी लगेगा कि उसके आगे हैं, कभी लगेगा उसके पीछे हैं, कभी आगे कभी पीछे, तो इस तरह से अवास्तविक स्थिति में दिखाई पड़ते हैं। वायुमंडल का घनत्व समान नहीं होता है, बल्कि यह ऊंचाई के साथ बदलता रहता है। घनत्व तो स्वाभाविक है कि विरल माने जो ही गर्म हो गई वायु तो विरल हो गई अर्थात उसका घनत्व कम हो गया, और यदि ठंडी है तो इसका मतलब घनत्व ज़्यादा है। तो ऊंचाई के साथ साथ घनत्व भी बदलता है। घनत्व बदलने के कारण वायुमंडल का अपवर्तनांक भी बदलता रहता है, जिसके कारण वायुमंडल से आती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती रहती है। जैसे जैसे ऊंचाई घटती है वायुमंडल सघन होती जाती है, जिससे तारों से आते हुए प्रकाश की किरणें सघन वायुमंडल में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। यानी देखिए, तारों से आने वाली जो प्रकाश है, जैसे मान लीजिए ये तारे इस जगह पर हैं, ऐसे तारे हैं मान लीजिए, और यहाँ से ये प्रकाश की कोई किरण चलती है, ऊपर विरल माध्यम है और नीचे सघन है, ये सघन है तो इसको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन इस दिशा में नहीं कि ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी, तो झुक जाती है। और तारे क्षितिज पर वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई पड़े, जहाँ वास्तविक स्थिति है उससे हल्का सा ऊपर दिखाई पड़ेंगे। ठीक है। अब तारों के टिमटिमाने के कारण, कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारों का पृथ्वी से बहुत दूरी पर अवस्थित होने के कारण वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होते हैं। मतलब बहुत दूरी पर होने के कारण लगता है कि एकदम बिंदु के समान ये हैं, जबकि तारे वास्तविक आकार में बहुत बड़े होते हैं। एक तारे में करोड़ों पृथ्वी समा सकती है, इतने बड़े होते हैं। तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें का पृथ्वी पर पहुंचने के क्रम में वायुमंडल में कई बार असमान तरीके से अपवर्तन होता है। तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों के असमान अपवर्तन से उसका पथ लगातार बदलता रहता है। यानी माने समान अपवर्तन नहीं होता है, बार बार उसकी दिशा में बदलाव होता है, और कभी ज़्यादा बदलाव कभी कम बदलाव, तो असमान जो है अपवर्तन होता है, जिसके कारण उसका रास्ता उसका पथ बदलता रहता है, जिसके कारण तारे की आभासी स्थिति भी बदलती रहती है।
चूँकि तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला प्रतीत होता है। कभी वो चमकीला, बहुत ज़्यादा चमकीला, तो कभी धुंधला प्रतीत होता है और तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है, जबकि पृथ्वी पर एक सघन वायुमंडल है। पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ सघन वायुमंडल है, जब लेकिन उसके ऊपर जो है किसी भी प्रकार का करोड़ों किलोमीटर मतलब कोई भी वायुमंडल नहीं है। जब सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल जो कि सघन में प्रवेश करती है, तो सूर्य से आने वाली किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी ऊपर जो है विरल माध्यम है और नीचे सघन माध्यम है। यहाँ विरल है और माने जैसे सूर्य से प्रकाश किरण इस तरह से आती है और ये सघन माध्यम है, तो इसको इस दिशा में ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जा करके थोड़ा से मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। तो यही जो है वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। अतः सूर्योदय के समय जब सूर्य क्षितिज पर होता है तो सूर्य से आने वाली किरणों के अपवर्तन के कारण, जैसे मान लीजिए कि सूर्योदय हो रहा है, जैसे एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी, मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ सूर्योदय मान लीजिए हो रहा है। मान लीजिए कि इस जगह सूर्योदय हो रहा है, या ये जो है, तो मान लीजिए कि ये है, ये मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ सूर्योदय हो रहा है। तो अब मान लीजिए कि प्रकाश की कोई भी किरण आती है और इस तरह से, तो जो ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ये क्या होता है, अपवर्तित होती है। नहीं कहने का मतलब मूल दिशा इसकी बदल जाती है। मूल दिशा इसकी इस तरह से नहीं हो करके हल्की सी इस तरह से हो जाती है। और इसको जो है सीधे जब ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, तो ये जो स्थिति है, यहाँ सूरज यहाँ है लेकिन ये लगा सूरज यहाँ पर है। यानी सूर्य माने पहले एडवांस जो है, मतलब एडवांस में लगता है कि सूर्योदय हो गया, सूर्योदय हुआ नहीं है। यहाँ पर सूर्य है, इस जगह पर सूर्य है, लेकिन ये जो किरण ऐसे आ रही है और वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण जो है इसकी दिशा बदल जाती है। इसको पीछे बढ़ाए जाने पर ये पीछे बढ़ाए, अब देखिए ये सूर्य, इस जगह का जो सूर्य है यहाँ लगता है कि सूर्य यहाँ चला आया। तो यही जो है सो मतलब एडवांस जो है अग्रिम सूर्योदय हो जाता है। ठीक यही बात सूर्यास्त के समय भी होती है। सूर्यास्त के समय की स्थिति क्या होती है, इसको थोड़ा हम देख लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और ये हम सूरज है। अब यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे चलती है, इस तरह से ऐसे चलती है, तो इसको इस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन जब ये जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, इसको ये दिशा इसकी बदल जाती है, ऐसे ऐसे बदल जाती, ऐसे हो गई। अब इसको पीछे बढ़ाए जाएंगे, पीछे बढ़ाए तो इसको लगेगा कि ये सूरज यहाँ नहीं, यहाँ पर है, तो लगेगा कि मतलब अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है, तो इसको विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। मतलब यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे आए लेकिन इसकी दिशा बदल जाने, पीछे की ओर बढ़ाए तो लगता है सूरज इस जगह से प्रकाश आ रही है, तो इसी को कहेंगे विलंबित सूर्यास्त। तो यही है। उसी प्रकार सूर्यास्त के समय भी सूर्य क्षितिज पर होता है और सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जिससे सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। इसके कारण सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता रहता है। यानी 2 मिनट बाद ही सूर्यास्त हो गया, लेकिन 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई पड़ता रहा। और यही बात सूर्योदय के समय भी, यानी सूरज जो है सो उगा नहीं है, लेकिन 2 मिनट पहले ही लगता है कि सूर्योदय हो गया। तो इसी परिघटना के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी है। सूरज की जो चक्रिका है वो हल्की चपटी हुई प्रतीत होती है। अब है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? तो वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म कणों, यानी वायुमंडल में छोटे छोटे कण घुले हुए हैं, जिसको निलंबित सूक्ष्म कण कहते हैं। तो वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश की किरणों का असमान परावर्तन प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि सूक्ष्म कणों यानी छोटे छोटे कणों के द्वारा प्रकाश की किरणों का भी परावर्तन होता है, असमान परावर्तन। समान परावर्तन नहीं, असमान। कभी जो है प्रकाश जो है इस दिशा में छिटक गई, कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में, एक कोई निश्चित नियम नहीं रहता है। तो इसलिए इसको कहेंगे प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन।
हमारा वायुमंडल धूल कणों से भरा है, जो कि वायुमंडल में घुलते नहीं बल्कि निलंबित यानी सस्पेंडेड रहते हैं। ये वायुमंडल में घुलते नहीं बल्कि निलंबित रहते हैं, मैंने मतलब एक तरह से लटके हुए रहते हैं। इनमें कुछ धूलकण अत्यधिक छोटे तथा कुछ धूलकण थोड़ा बड़े होते हैं। इन धूलकणों से टकराने के कारण सूर्य की किरण असमान तरह से परावर्तित होती है। मैंने सूर्य की जो किरण होती है एक निश्चित नियम के सहारे परावर्तित नहीं होती है, अनिश्चित परावर्तित होती है, अनिश्चित दिशा उसकी होती है, जिसे सूर्य की प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण तरह तरह की अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना। ये सभी जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। अरे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का मतलब है कि अलग अलग रंगों में बट जाना, इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण श्वेत प्रकाश के प्रिज्म के द्वारा इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कोई भी प्रकाश की किरण है उसके सामने अगर प्रिज्म को रख दिया जाए, जैसे मैंने प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही, ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसके रास्ते में हमने प्रिज्म को रख दिया, तो ये जो प्रकाश की किरण है ऐसे ये यहाँ से आएगी, तो ये जो है वो विभिन्न रंगों में बटेगी। यहाँ जो है आगे इसका अगर हम पर्दा रख देंगे तो अलग अलग रंगों में विभक्त होगी, और यही जो अलग अलग रंग हैं इसी इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये अलग अलग 7 रंगों में बटते हैं, जिसको हम लोग बैजाने पिनाला कहते हैं। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, बैजाने, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। अंग्रेजी में इसको वाइब्ग्योर यानी VIBGYOR भी कहेंगे। भी से हो गया वायलेट बैगनी, आई से इंडिगो जामुनी, बी से ब्लू यानी नीला, जी से ग्रीन यानी हरा, वाई से येलो यानी पीला, ओ से ऑरेंज यानी नारंगी, आर से रेड यानी लाल। तो यही वाइब्ग्योर हो गया या बैजाने पिनाला हो गया। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम को हम 7 प्रमुख रंग देख पाते हैं। वह रंग है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। हिंदी में इन रंगों को प्रारंभ में अक्षरों को उसी क्रम में लिखने पर यह शब्द बैजाने पिनाला बनता है, अंग्रेजी में वाइब्ग्योर बनता है। इंद्रधनुष, अब इंद्रधनुष क्या है? वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्त आकार का रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस अर्धवृत्ताकार रंग पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। देखिए ये रंगीन पट्टी है और यही रंगीन पट्टी जो है इंद्रधनुष कहलाता है। इसमें 7 अलग अलग रंग बनते हैं। तो जिस समय बादल मतलब आसमान में बादल छाए रहते हैं और प्रकाश की किरण जब बादलों से होकर के गुजरती है तो एक तरह से वो अलग अलग वर्णों में विभक्त हो जाती है। 7 अलग अलग उसके वर्ण हो जाते हैं, जिसको सतरंगा भी कहते हैं, इसी को इंद्रधनुष भी कहते हैं। अब है टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। प्रकाश की किरण के पुंज का वायुमंडल में निलंबित जो सूक्ष्म कणों से परावर्तित होकर उसका पथ दृश्य होना टिंडल प्रभाव कहलाता है। यानी प्रकाश की किरण पुंज का वायुमंडल में जो निलंबित सूक्ष्म कण है, घुले हुए जो सूक्ष्म कण हैं, उनसे प्रकाश किरण परावर्तित होती है और वो जो है रास्ते में मन प्रकाश की किरण जो स्कैटरिंग होते परावर्तित होकर के और फिर जो है उसका रास्ता दिखाई पड़ता है, उसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों यथा धुआं के कण, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के कण, वायु के अणु आदि का विषमांगी मिश्रण है। जब प्रकाश की किरण का पुंज वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म कणों से टकराती हैं तो उस किरण का मार्ग दिखाई देने लगता है, क्योंकि इन कणों से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, और यही टिंडल प्रभाव है। तो फिजिक्स का ये जो चैप्टर था काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर था। आशा है कि निश्चित रूप से यह आपको अच्छा लगा होगा, निश्चित रूप से समझ गए होंगे, और यदि नहीं समझे होंगे तो बार बार इस वीडियो को देखेंगे और निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। यदि इसमें भी कोई कठिनाई होगी तो निश्चित रूप से कमेंट्स बॉक्स में जाइए और कमेंट्स लिखिए, और फिर आपकी कठिनाई को हम दूर करने का प्रयास करेंगे।
आप लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से दोहरा दें कि लेटेस्ट फेस द एग्ज़ाम एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो 11th 12th 9th और 10th तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित वीडियो अपलोड करता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।